Okay, just a quick overview what we have done. We are completely done with chapter number 1. If you guys is still facing problems, feel free to contact me through CR. Okay, even we can arrange a 1 or 2 hour extra session for that. We are completely done with chapter number 2 also. Okay, so there are brainstorming problems that are provided at the end of chapter number 2. Okay, you have to go through all of that problems. Okay, problems that needs to draw the Mohr circle will not be included in the exams. Okay, so rest of the problem in chapter number 1 and chapter number 2 maybe maybe ask you to in the exam. Okay, so in chapter number 3, we have gone through the problem of not simply supported, a beam that is shear support on the both side, and there is a uniform load on the top of the beam. तो उस वाला बीम का प्रॉब्लम हमने कम्प्लीटली क्लास में डिस्कस किया था, और सारी डिटेल एग्जाम उसमें जो जितने भी स्टेप्स थे वो सारे हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, उसमें अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछा जा सकता है. नॉर्मली मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं 1 या 2 दिन लेता हूँ उनको रिप्लाई करने में, जब भी फ्री टाइम होता है और लैपटॉप पे होता हूँ. अच्छा, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का मैंने छोटा सा लेक्चर अपडेट किया था, अपलोड किया था. देखिए अभी वो नहीं लिखे हैं, सीट नंबर नहीं लिखे. जब मैं आपसे बोलूँ तो मुझे डेटा प्रोसेस करने में आसानी हो जाएगी, प्लीज. ठीक है, तो इन द मीन टाइम दूसरे स्टूडेंट्स भी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं. चैप्टर नंबर 3 में पोलर कोऑर्डिनेट्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट 10 मिनट्स में. उसका वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है. उसको हम बिल्कुल डिटेल्स में नहीं करेंगे जैसा हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किया था. मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रेस फंक्शन जो है वो दिखा दूंगा, और वहां से हम जो है वो डेरिवेशन करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? राफे, निशात, अब्बास? नो सर, ऑल क्लियर. जबरदस्त. ताहा, मिनहाज? ठीक है, तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, नजर आ रही है. जबरदस्त. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का मैं हैंड आउट ओपन कर रहा हूँ. देखें, एरीज फंक्शन क्या होता है? एरीज फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंक्शंस. ठीक है, हम क्यों एरीज फंक्शन में काम करते हैं? क्योंकि इससे हमें एक दूसरे से जो फंक्शन ड्राइव करने जा रहे हैं उनकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनसे हेल्प मिलती है. तो काउंटर चेक्स होते हैं. तो एरीज फंक्शंस जब बनता है वो काउंटर चेक से बनता है, सारी बाउंड्री कंडीशन उसमें इंक्लूडेड होती हैं. अगर हम इंडिविजुअल फंक्शंस को ड्राइव करें, सिग्मा आर आर, सिग्मा थीटा थीटा, टॉ आर थीटा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये ऐसे था सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टॉ एक्स वाई. ठीक है, तो इंडिविजुअल फंक्शंस को ड्राइव करें तो हम मिसलीड हो सकते हैं और हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. लेकिन एरीज फंक्शन में काम करने का फायदा क्या होता है कि सारे फंक्शंस इंक्लूड कर देते हैं एक फंक्शन में, एरीज फंक्शन में, और फिर सारी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं. तो इस तरह जो है ना वो किसी सोल्यूशन पे, किसी कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं. ठीक है, अच्छा, एरीज फंक्शन से तीनों फंक्शंस को सेपरेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन. ठीक है, और सिर्फ यही तरीका है जिससे हम इन तीनों फंक्शंस को अलग कर सकते हैं, क्योंकि इन कंडीशंस को जब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस में पुट करता हूं, प्लेस करता हूं, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती है. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाई इन द केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हम इंडिविजुअल स्ट्रेस फंक्शंस को अलग नहीं करेंगे. ठीक है, वी विल नॉट separate these 3 functions from the Aries function until and unless this stress compatibility equation will not satisfied. This is a 4th order biharmonic partial differential equation. ये अगर आप इसका सरफेस प्लॉट देखें 4th order biharmonic equation का, तो आपको 2 डायमेंशन से ये जो है ना साइकिल्स नजर आएंगी. ठीक है, इसको इस बाय हार्मोनिक इक्वेशन को सिंपल 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स. आई थिंक दिस यू लर्न इन योर 3rd ईयर मैथमेटिक्स कोर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कौन कौन से 2 वेरिएबल्स हैं, आर एंड थीटा. ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये आर और थीटा जो है वो ब्लेंड हुए नजर आ रहे हैं आपको कंप्लीटली इंटायर एक्सप्रेशन में.
इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फैक्टर्स में चेंज हो गया है, ठीक है। एक फंक्शन ऑफ आर आएगा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आएगा फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो anyhow, using this separation of variable technique, we can end up with this Aries function. One of the possible solution of the Aries function is like that, ठीक है। इसमें से जो है हम तीनों फंक्शंस को अलग करने के लिए वही ऊपर वाले तीन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। we will make use of these three expression to separate the function, ठीक है। अच्छा, आपको जो ना फंक्शन बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आप ये फंक्शंस डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से स्ट्रेस फंक्शन अप्लाई लेने के बाद अगर आप बुक में थोड़ी सी मजीद फर्दर डिटेल देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो है ना किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट्स निकाल सकते हैं यू आर एंड यू थीटा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप अप्लाई करने होंगे। स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट कैसे अप्लाई होगा? पहले स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप अप्लाई होगा और फिर स्ट्रेन displacement relationship apply होगा। तो we will end up with these expression for the displacement in radial direction and for the displacement in circumferential direction और angular displacement, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। पहले तो ये बताएं यहाँ पे इस इन तीन एक्सप्रेशंस में कितने अननोन है, कितने कांस्टेंट्स जो है ना हमें पता नहीं है। अब्बास, can you hear me guys? Yes, sir. हाँ जी, 4, I guess. हाँ जी। B naught, C naught and D naught, these are the three unknowns, ठीक है। अगर मैं इनकी वैल्यूज प्लेस करूंगा तो फिर ये तीनों फंक्शंस कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे। प्रेशर वेसल है, इंटरनल प्रेशर पी आई है, आउटर प्रेशर पी नॉट है, एंड वी हैव टू डिटरमाइन सिग्मा आर आर एंड सिग्मा थीटा थीटा एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे टॉ आर थीटा 0 क्यों है? क्योंकि सरफेस पे कोई भी शेयर लोड नहीं है। अगर शेयरिंग होती तो फिर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता, ठीक है। सरफेस पे भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो है ना वो सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे कोई सरफेस लोड नहीं है, तो देयर शुड बी नो सरफेस रिएक्टिव और रिएक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑन द सरफेस, ठीक है। तो सेकंड स्टेप, इफ यू रिकॉल द कंप्लीट प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, formulate the Aries function, ठीक है। in the case of polar coordinates usually we apply this function, ठीक है। क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉर्मली प्रेशर वेसल्स के ही हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स, तो हमेशा यही स्ट्रेस फंक्शन जो है अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रेस फंक्शन है ऑलरेडी अवेलेबल, उस पर आप दोबारा डबल चेक करना चाहें तो चेक कर लें, ये बाय हार्मोनिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। Yes, it is satisfying. So we can separate the three functions from it. ठीक है, वो तीनों फंक्शन सेपरेट करके उनके कंक्लूजन्स जो है ना वो एक्सप्रेशंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो we can jump to step number 5 to determine the variables of the unknown coefficients, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि we have two boundary conditions, ठीक है। We know sigma r sigma theta theta at r equals to a and at r equals to b. ये भी बाउंड्री कंडीशन नोन है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास जो टॉ आर थीटा है वो तो डायरेक्टली 0 है, ठीक है। तो यहाँ से तो मुझे कोई कोफिशिएंट निकलना ही नहीं है। अब इन्हीं दो एक्सप्रेशंस पे मुझे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हैं तो मेरे पास 4 बाउंड्री कंडीशंस, 1 2 3 and 4। Any question? Please turn off the mic if you do not have question. So this is a useless boundary condition for me because it is already in there, tau r theta equals to 0. Okay, so this is useless for me. So we have 2 boundary conditions and we have 3 unknowns. ठीक है, तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो हमें थोड़ी सी इंजीनियरिंग जजमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग जजमेंट को जरा देखते हैं हम। सिग्मा आर आर सिग्मा थीटा थीटा और टॉ आर थीटा के साथ साथ जो है ना यू आर और यू थीटा को भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है।
तो हमें पता ये चला कि जो है वो जितने भी मटेरियल के पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इन द प्रेशर वेसल, वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में मूव होंगे। इंटरनल प्रेशर अगर लार्ज है और बाहर का प्रेशर कम है तो दीज मटेरियल पॉइंट ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अगर अंदर नेगेटिव प्रेशर है और बाहर हायर प्रेशर है, या प्रेशर अंदर सिलेंडर के अंदर वैक्यूम है और बाहर जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें सारे के सारे मटेरियल्स के पॉइंट जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि सिलेंडर के पूरे सिलेंडर पे जो प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और अंदर भी प्रेशर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म है, तो जितने भी ये पॉइंट्स है, मटेरियल पॉइंट्स है, वो एंगुलरली मूव नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज द इंजीनियरिंग जजमेंट, दिस इज नॉट द मैथमेटिकल बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो हमने पहले से ही इंजीनियरिंग जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये कंक्लूड कर लिया कि यू थीटा जो है वो 0 होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट वुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, whatever would be the displacement, that would be in the radial direction, either away from the origin or towards the origin. तो जो मटेरियल पॉइंट जहां पे है वो अपनी ही जगह पे रेडियल डायरेक्शन में मूव करेगा, एंगुलर डायरेक्शन में कोई भी उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो दिस एंटायर एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट डी नॉट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे 3 अननोन्स जो थे B0, C0 और D0, उनमें से D0 0 हो गया। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ B0 एंड C0 and we have 2 boundary conditions. Now the problem is simple. ठीक है, तो हाँ जी बताइए निशाद। मेरा क्वेश्चन था ये, अगर टॉ आर थीटा अगर 0 नहीं होता, लेट्स सपोज अगर सरफेस के ऊपर कोई लोड एक्सर्ट कर रहे होते पॉइंट्स, तो फिर भी हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, या उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट कर रही होती? नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ये सिलेंडर रोल भी हो रहा होता साथ में किसी फ्रिक्शन वाली सरफेस पे, तो वहां पे शियर लोडिंग अप्लाई हो रही होती। ठीक है, तो इन दैट केस टॉ आर थीटा 0 नहीं होता। और फिर हमारे पास जो है ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होती है मटेरियल के पॉइंट्स की। जैसे अगर मैं किसी टायर की बात करूं, तो टायर के अंदर इंटरनल प्रेशर भी है, गाड़ी के टायर की मैं बात कर रहा हूँ, तो टायर के अंदर इंटरनल प्रेशर भी, और टायर सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसके जो मटेरियल के डेटा पॉइंट्स हैं वो एंगुलरली मूव करेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम अप्लाई नहीं हो सकता। और इन द केस ऑफ टायर फिर आप ये एरीज फंक्शन से सॉल्व भी नहीं कर सकते प्रॉब्लम, दैट वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहाँ की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, फिर वो एक्सपेरिमेंटली या फिर न्यूमेरिकली जो है ना वो सोल्यूशन निकाला जाएगा उसको। सर तो अगर किसी भी सरफेस के ऊपर अब एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है, जैसे टायर के केस का, जिसमें और थीटा 0 नहीं है, तो वहां पे एरीज फंक्शन यूज ही नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि टायर वाले केस में, टायर भी एक प्रेशर वैसे ही होगी ना तरह की ना, उसमें अंदर प्रेशर है ज्यादा और बाहर प्रेशर कम है, लेकिन साथ में शेयर लोड अप्लाई हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो इसका एनालिटिकल सोल्यूशन एरीज से नहीं निकाल सकते, मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन ये जितने भी एनालिटिकल सोल्यूशन है बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स के अवेलेबल हैं। सिंपल ये जो ना, अगर आप scholar.google.com पे सर्च करेंगे तो एनालिटिकल सोल्यूशन ऑफ सिंपल प्लेट्स आपको मिल जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई 20, 25 या 30 प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिविजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो लोगों ने डिस्कवर किए हैं या फॉर्मुलेट किए हैं, जो है ना ड्राइव किए हैं एक्चुअली। तो इसके अलावा जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालिटिकली सॉल्व करना होता है, तो जो बिल्कुल क्लोजेस्ट प्रॉब्लम होता है उसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ टायर, मैं क्या करूंगा, उसकी जो फ्रिक्शन लोड है उसको अज्यूम कर लूंगा कि बहुत नेग्लिजिबल है, इसको फॉर द टाइम बिंग हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेट्स एंड अप विद सम कंक्लूजन। फिर जितनी भी हमने अजम्पशंस की वजह से जो वेरिएशन होगी उसको हम कोशिश करेंगे कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां पे ज्यादा देते हैं, वहां से कंक्लूड कर लें। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज अच्छी हैं और FEA के टूल्स काफी एडवांस हो गए हैं, तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन पे अब थोड़ा सा ट्रस्ट लोगों को ज्यादा हो गया है कंपेयर टू द एनालिटिकल सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस कर ली जाती है, फिर इवेंचुअली जो है ना चीज को जो है ना वो टेस्ट एंड ट्रायल से एक्सपेरिमेंटली डिजाइन किया जाता है। सही सर, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा जी, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी, 2 बाउंड्री कंडीशंस थी, 2 अननोन थे अब B0, C0, तो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ B0 एंड C0। वंस वी नो द वैल्यूज ऑफ अननोन कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट, वी कैन प्लेस देम बैक इनटू द एक्सप्रेशन एंड नाउ द एक्सप्रेशन आर कंप्लीटेड। ठीक है, सिग्मा RR, सिग्मा थीटा एंड टॉ R थीटा एक्सप्रेशंस आर नाउ कंप्लीटेड।
using these expression we can determine the values of sigma rr and sigma theta theta at any point. So this is a complete solution. This is a complete solution of infinite points in the object. In the case of numerical solution or in the case of experimental solution, usually we do not end up with a complete solution of each and every point. In the case of analytical solution, here we get the expression as a function of r. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों एक्सप्रेशन थीटा से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रेशर इनसाइड भी था और आउटसाइड भी था, तो एंगुलरली कोई भी डिफरेंस नहीं है. आप किसी भी पॉइंट पे बात कर लें वो सेम ही होगा. रेडियली पॉइंट टू पॉइंट जो है वो चीजें वेरी कर रही हैं यहाँ पे. ठीक है, खैर बहरहाल ये कंप्लीट सोल्यूशन है. इन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करके आप किसी भी पॉइंट का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, अच्छा, दैट्स ऑल फॉर द एनालिटिकल पार्ट. ठीक है, हम न्यूमेरिकल जो सोल्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं. ठीक है, ये एनालिटिकल सोल्यूशन था. चैप्टर 1 में सिर्फ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिया गया था, चैप्टर 2 में स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट था, चैप्टर 3 इज द कंक्लूजन. ठीक है, चैप्टर 3 में हमने ये देखा कि हम किसी प्रॉब्लम को एनालिटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Yes, we can solve problems. We can find solution of simple problems by applying governing equations and constitutive relationships, constitutive equations, stress-strain relationship, and we end up with these type of expressions. So the complete solution of the problem. Okay. In the case of numerical solution and experimental solution, we cannot determine the complete solution. Okay. तो अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं. उसके लिए दूसरा हैंडआउट मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस हैंडआउट इज ऑलरेडी विद यू. ओके, तो इसमें कुछ चीजें, हम एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशंस की तरफ क्यों जाते हैं जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्टेट्स हैं. ठीक है, सिंपली जहां पे एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल भी है तो हम तब भी चीजों को एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करते हैं इन मेनी केसेस. ठीक है, बिफोर मेकिंग इट यूज फॉर द एक्चुअल पर्पस. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सीएनजी सिलेंडर. अब सीएनजी सिलेंडर तो सिंपल सा सिलेंडर है. ठीक है, उसका तो एनालिटिकल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद भी उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने के लिए उसमें अंदर हम फिर सीएनजी नहीं भरते, उसके अंदर कोई जो है वो नॉन एक्सप्लोसिव गैस भरते हैं, नाइट्रोजन भर देंगे, एयर भर देंगे. ठीक है, और उसको फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट में हाई प्रेशर पे टेस्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद जब वो उस टेस्ट एंड ट्रायल से निकल जाएगा फिर हम चीज को कहेंगे कि दिस इज अ वैलिडेटेड जो है वो स्ट्रक्चर एंड दिस कैन बी यूज्ड इन द फील्ड. ठीक है, उसके बाद भी उसकी डिग्रेडेशन को हर 5 इयर्स बाद टेस्ट करना जो है ना टेस्ट किया जाता है. ऐसे ही ना सीएनजी सिलेंडर्स पे कितनी लिमिट है, 5 इयर्स की है. ठीक है, जबकि वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 या 6 होगा, यानी कि 220 बार्स पे जो आप गैस फिल करते हैं इसको अगर आप 6 टाइम ज्यादा भी प्रेशर कर देते हैं तो चांसेस हैं कि सिलेंडर फेल नहीं करेगा. लेकिन क्योंकि फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं, ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है. ठीक है, तो इसलिए इस पे जो है ना चेक्स ज्यादा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है. 6 फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने के बाद भी सीएनजी सिलेंडर को के लिए रिकमेंडेड है कि इसको एवरी 5 इयर्स इसकी जो है ना वो हाई प्रेशर टेस्टिंग करवाई जाए. ठीक है, तो फिर उस टेस्टिंग के दौरान वो उस पर सीएनजी नहीं भरते, उसके अंदर फिर वो कोई नॉन एक्सप्लोसिव गैस भरते हैं और उसको फिर जो स्टैंडर्ड प्रेशर, जिस स्टैंडर्ड प्रेशर पे सीएनजी भरी जाती है उससे ज्यादा प्रेशर पे टेस्ट करते हैं और कंट्रोल एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं जहाँ पे जो है ना ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो. ठीक है, तो अगर वो इन केस फेलियर होता भी है तो फिर जो है ना वो रूम के अंदर जो है वो एक्सप्लोजन हो. ठीक है, क्यों इतना हो रहा है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस हाई हैं, ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है. तो ये भी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है ना. ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन में आप जो है ना वो स्ट्रेन गेज लगा दें अगर आपने स्ट्रेन डिटरमाइन करना है डिफरेंट पॉइंट्स पे. ठीक है, तो we can verify the existing structure. एक्सपेरिमेंटली जो वैलिडेशन है उसके लिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे किया जा सकता है. ठीक है, गोल्डन ब्रिज है फ्लोरिडा में, यहाँ पे भी जैसे ईरान जो कौन सा ब्रिज है ये क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर, कौन सा ब्रिज है, ईरान क्लिफ्टन ब्रिज कहलाते हैं जो ओवरहेड ब्रिज है क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर, आई थिंक केपीटी.
केपीटी भी, हाँ केपीटी भी ओवरहेड ब्रिज है। तो खैर बहरहाल जितने भी ब्रिजेस होते हैं इनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, इनमें स्ट्रेन गेज लगाए हुए होते हैं और उनको जो है ना वो टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि इस पे डिफ्लेक्शंस कितनी आ रही हैं, ठीक है। अगर वो डिफ्लेक्शंस एबनॉर्मल होती हैं तो फिर उसको सर्विस पीरियड उसको सेफ्टी की वजह से जो है ना ब्रिज को रोका जा सकता है, ठीक है। जी सही आपने अच्छा जी, क्लास में बताया था। हाँ जी बताया था। अच्छा, कॉमनली यूज मेथड्स कौन कौन से हैं? वी कैन यूज स्ट्रेन गेज। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट स्ट्रेन गेज इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीप हैं, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर सिंपली कंडक्टर and with the change in their dimension the resistance of the conductor will get changed, and from that we estimate or we determine the actual deformation on the surface, ठीक है। तो स्ट्रेन गेज जो है ना वो मैकेनिकल भी होते हैं, ऑप्टिकल भी होते हैं, अकूस्टिक भी होते हैं, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, अमंग दोस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज आर वेरी कॉमन, ठीक है। Photoelasticity, we make objects with transparent materials and we pass polarized light or a normal white light in that, and because of that there would be a change of color patterns in that, and that because of the birefringence in the material. हम photoelasticity में birefringent material इस्तेमाल करते हैं। What is mean by birefringent material? Material that have dual refractive index. तो अगर जैसे पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स से कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो पॉलीमर्स की चेन जो है वो स्ट्रेच करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ हायर लार्ज स्ट्रेसेस, ठीक है। तो वहां पे उस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का कुछ और होगा, सिग्मा 2 की डायरेक्शन में कुछ और होगा, ठीक है। तो खैर फोटोइलास्टिसिटी से हम स्ट्रेसेस को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट मेजर स्ट्रेसेस डायरेक्टली, वी कैन मेजर स्ट्रेन। स्ट्रेन इज अ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, ठीक है। We can measure strain, and then using stress strain relationship we can transform strain into stresses, ठीक है। Strain is a measurable quantity, stress is not a measurable quantity, we cannot measure stress directly, ठीक है। ब्रिटल कोटिंग में करते हैं कि कोई सिरेमिक की जो है वो कोटिंग जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर कर देते हैं, और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट डिफॉर्म करता है तो मेटल ज्यादा डिफॉर्म करते हैं और सिरेमिक जो है वो कम डिफॉर्म करते हैं, तो सिरेमिक्स क्रैक कर हो जाएंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि गाड़ी के ऊपर पेंट क्रैक करे आता है, तो क्यों करे आता है? क्योंकि मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है ज्यादा डिफॉर्मेशन की, ऊपर जो पेंट है अगर वो पॉलीमर का या इलास्टिक पेंट नहीं है तो वो कम डिफॉर्म होगा और इस सूरत में जो है ना वो क्रैक करे आएगा पेंट, ठीक है। तो उस क्रैक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल डायरेक्शंस, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलरली जो है ना वो क्रैक जो है वो बनेगा। ये ब्रिटल सिरेमिक कोटिंग होती है, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। थर्मो इलास्टिक जो है ना इट्स अ लेस कॉमन टेक्निक, इसमें कुछ थर्मल साइकिल होती है, आई डू नॉट नो इट्स डिटेल, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन में जो है ना ऑब्वियसली एक्सरे के स्ट्रक्चर्स पैटर्न से यू कैन डिटरमाइन स्ट्रेन क्वाइट एक्यूरेटली, ठीक है। ये नॉर्मली जो है एमॉर्फस मटेरियल में नहीं होगी, बल्कि एमॉर्फस मटेरियल में आई थिंक होगी ही नहीं एक्स रे डिफ्रैक्शन। ये जो क्रिस्टोग्राफिक मटेरियल्स होते हैं यानी कि क्रिस्टल मटेरियल्स होते हैं उन्हीं में ही ये डिफॉर्मेशन की टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है। तो लोड से पहले इंटर एटॉमिक स्पेसेस मेजर कर ली जाएंगी एक्स रे डिफ्रैक्शन के, फिर लोड के बाद इंटर एटॉमिक स्पेसेस मेजर कर ली जाएंगी एक्स रे डिफ्रैक्शन से, और फिर उन दोनों के डिफरेंस से वन कैन कैलकुलेट दी स्ट्रेन। strain measurement techniques, so extensometer, it is a commonly used strain gauge. ये क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये डैमेज नहीं होता, ठीक है। one can use extensometer again and again in different experiments. ऑप्टिकल ये एक ऑप्टिकल टेक्निक ही होगी ना एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंसर्स भी होते हैं जिसमें हम इमेज प्रोसेसिंग करके और एक्सरे और लाइट विजिबल रीजन से हम जो है स्ट्रेन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कॉमन टेक्निक है। ये अगर आप कोई प्रोजेक्ट मेरे साथ करना चाहे तो ही इज मोर देन वेलकम, ठीक है। अगर आप एक स्पेस ऐसी, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें आइसोग्रिड स्ट्रक्चर है, और आइसोग्रिड स्ट्रक्चर पे उन्होंने क्या किया है कि पॉइंट्स को मार्क कर दिया, कलर उनका कलर कर दिया, ब्लैक स्पॉट दे दिए या कोई और कलर से उनको मार्क कर दिया, और फिर उसके बाद उसको प्रेशराइज किया, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स होंगे वो डिस्प्लेस करेंगे
फिर उनकी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट से पहले की पिक्चर्स ले ली, डिस्प्लेसमेंट से बाद की पिक्चर ले ली है हाई रेजोल्यूशन कैमरा से, और फिर इमेज प्रोसेसिंग से आप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकल टेक्निक, इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। ठीक है, अकोस्टिक में आप ऑब्वियसली फ्रॉम द नेम इम्प्लाइज के जो है ना वो साउंड वेव से जो है ना वो आप इस्तेमाल करके सिग्नल्स जनरेट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस में भी 3 वैरायटीज हैं, रेजिस्टेंस बेस्ड है, कैपेसिटेंस बेस्ड है, इंडक्टेंस बेस्ड है। तो जब किसी कंडक्टर को आप की डायमेंशन चेंज करेंगे तो इट्स रेजिस्टेंस विल गेट चेंज। सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक। इट इज नॉट सुपर एक्यूरेट, आई एम टेलिंग यू। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज की जो एक्यूरेसी है इट इज नॉट सुपर एक्यूरेट, बट सिंस दीज आर वेरी चीप, सिर्फ एक कंडक्टर का एक तार का पीस है जो कि आपने किसी जगह पे जो है ना वो उसको हाई एडेसिव से जो है ना वो चिपका देना है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट डिफॉर्म करेगा तो कंडक्टर भी डिफॉर्म करेगा साथ में, और उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी पूछ लें आप लोग, ये इंटरेक्टिव सेशन है। कितने 100 स्टूडेंट है इस वक्त राइट नाउ? यस सर, 70 अरे करने में और डिटेल में काफी है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जरा अपने ख्याल से अटेंडेंस ले लेते हैं, अच्छा टाइम है। आप लोग सिर्फ अपना सीट नंबर लिखिएगा, देखें नाम ना शुरू में ना आखिर में, मुझे डेटा प्रोसेस करने में बड़ा मसला हो जाता है, टाइम लग जाता है फिर मुझे ना। तो सिर्फ सीट नंबर लिखें प्लीज, प्लीज टाइप योर सीट नंबर, जस्ट सीट नंबर। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू द पेपर्स, डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट या फिर वो समझने के नहीं है सर? डेरिवेशंस मैं हमेशा करवाता हूं क्लास में, क्योंकि आप जब तक उनको समझेंगे नहीं तब तक आपको उनकी इक्वेशन के ओरिजिन का नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो डेरिवेशंस हम एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ओके सर, स्टूडेंट्स के 2 क्वेश्चंस थे। नंबर 1, मिड टर्म के मार्क्स कब तक पता लग जाएंगे, एंड सेकेंडली वो 4 क्विजेस का है उसके बारे में भी बता दें सर। ठीक है, तो क्विजेस जो है ना वो नेक्स्ट क्लास से हम बैक टू बैक लेंगे, आपका एवरी क्लास में होगा। तो अभी आपकी कितनी क्लासेस बाकी रह गई हैं? 3 तो रेगुलर क्लासेस हैं, 14, 21 और 28 की। ठीक है, तो 3 क्विजेस तो यहीं पे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारी क्लासेस आपकी मेकअप करनी है, नंबर ऑफ क्लासेस पूरी करनी है, और हो सकता है कुछ कोर्स कंटेंट भी बाकी रह जाए, तो एक एक्स्ट्रा क्लास में जो है वो क्विज ले लेते हैं। ठीक है, क्लास के फौरन बाद ही होगा, क्लास के फौरन बाद 10 मिनट्स का। इसके फौरन बाद कोई क्लास तो नहीं थी आप लोगों की? सर इसके बाद है क्लास हमारी आज, वैसे नहीं आज है, वैसे नहीं होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन आप रूम रखिएगा 10 मिनट्स का ना, तो इमीडिएटली क्लास ही रखिएगा फौरन। ओके सर। और सर स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे सीईपी वगैरह भी नहीं आया कुछ ऐसे में ना? असाइनमेंट? यस सर, असाइनमेंट भी, होमवर्क आपने कहा था ना होमवर्क देंगे, होमवर्क इसलिए नहीं दिया, मेरे पास होमवर्क तैयार पड़ा हुआ है। मुझे जो है मैं ये चेक करना चाह रहा था कि दूसरी क्लास में वही होमवर्क देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। उसके बाद मास साहब की जो है ना अनफॉर्चुनेटली तबीयत खराब हो गई, तो जो है ना वो अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से क्लासेस ले नहीं रहे। और मैं अपना होमवर्क पोस्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी क्लास में पोस्ट नहीं भी कर, ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका मेड है ना? यस सर, 20 मार्क्स में। 20 मार्क्स का मेड है, 10 मार्क्स का होमवर्क कर लेते हैं, और 5 मार्क्स के आपके जो है ना वो क्विज़ेस हो जाएंगे, उसमें से बेस्ट ऑफ 2 होगा। वो उसकी पॉलिसी मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक जो है ना आपकी मिड टर्म्स के मार्क्स बता दूं, देन यू विल हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच सर। सर हाँ जी, बताइए। सर आपने कहा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरीज फंक्शन गिवन होगा, तो क्या कार्टेशियन? पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरीज फंक्शन गिवन इसलिए होगा, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में सिंपल जो प्रॉब्लम है वो प्रेशर वेसल के ही सॉल्व होता है। ठीक है, और उसमें एक ही एरीज फंक्शन है जो इस्तेमाल होता है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी डेरिवेशन में भी जाएंगे, इसमें कोई वैरायटी नहीं है प्रॉब्लम्स में। अच्छा, और सर बाकी कार्टेशियन के लिए तो हमें फिर खुद ही फॉर्म करनी होगी? अच्छा, अब कार्टेशियन के लिए मामला ये है कि क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 3 पेजेस का या 4 पेजेस का प्रॉब्लम है, और आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि आपको जो है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाए। यानी कि अगर आप पूरा रट्टा भी मार के प्रॉब्लम को देख के बैठते हैं तो उसको सिर्फ लिखने में आपके जो है ना वो कोई 30-35 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं होमवर्क में इसको कोशिश करूंगा कि कवर कर लूँ इस टॉपिक को, और एग्जाम में आपको एरीज फंक्शंस जो है वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिया जाए जिसमें आपको एरीज फंक्शन ऑलरेडी गिवन हो,
आपने जो है ना कंडीशन अप्लाई करनी हो डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको Okay, पूरा sir. लेंथी प्रॉब्लम नहीं देंगे हम लोग, ओके सर, थैंक यू। दे भी नहीं सकते, इतना बड़ा प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में। सबने सीट नंबर लिख दिया? इफ सम ओके, दैट्स गुड, जबरदस्त। अब्दुल वदूद साहब, आप सिर्फ सीट नंबर लिख दें अगर दोबारा, तो दैट वुड बी हेल्पफुल टू मी। Hashir, can you type your seat number only? Ibad, type your seat number only, please, beta. Azim Arshad. अच्छा जी, let's back to the business. Okay, these are the extensometer. ये मैकेनिकल स्ट्रेन गेज है। इसमें मैकेनिकल लीवर इस्तेमाल होते हैं। ये कैंटिलीवर बीम समझ लें आप, इनकी डिफॉर्मेशन होती है, इनको नोट किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें एक्सटेंसोमीटर जो है ना वो डैमेज नहीं होता। अच्छा, ये इसी तरह से सेम यही मैकेनिज्म पे डिफ्लेक्टोमीटर भी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। इस कैंटिलीवर बीम के जो डिफॉर्मेशन है दैट वुड बी रिकॉर्डेड इन हियर इन दिस डिवाइस, और फिर वो वहाँ से सिग्नल्स जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो दिस अगेन डिफ्लेक्टोमीटर हो या एक्सटेंसोमीटर हो, दैट कैन बी रिपीटेडली यूज अगेन एंड अगेन। कैलिब्रेशन की हो सकता है जरूरत पड़ती हो दरमियान में, लेकिन जो है ना वो सेंसर और ये जो मेजरिंग इक्विपमेंट है ये डैमेज नहीं होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। जो ज्यादातर फेलियर है वो ऑब्जेक्ट की सरफेस से स्टार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर से फेलियर सिर्फ उस वक्त स्टार्ट होता है जब ऑब्जेक्ट के अंदर, मटेरियल के अंदर क्रैक्स हों, एबनॉर्मल क्रैक्स हों, ठीक है। ये सिर्फ उस वक्त होता है कि जब मटेरियल प्रोवाइडर ने आपको सब स्टैंडर्ड मटेरियल दे दिया हो, ठीक है, और उसके अंदर इनहेरेंट डिफेक्ट्स हों मटेरियल के अंदर। नॉर्मली फील्ड के अंदर जो फेलियर्स होते हैं वो सरफेस से ही स्टार्ट होते हैं और फिर वो पेनिट्रेट करते हैं, जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर तक जाते हैं, यानी कि वो क्रैक जो है वो सरफेस से ही डेवलप होना स्टार्ट होंगे और फिर वहां से ओरिजिनेट होकर वो सरफेस के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए नोबडी हैज टू मच वरी अबाउट कि मटेरियल के अंदर से कहीं फेलियर ना हो जाए। मटेरियल के अंदर से फेलियर नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्शन उस वक्त हैं कि जब फ्रेश आपने ऑब्जेक्ट बनाया और मटेरियल प्रोवाइडर ने जो है मटेरियल को सही तरह प्रोसेस नहीं किया और क्रैक अंदर इतना बड़ा था कि उसके अराउंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गई और फिर वहां से क्रैक जो है वो बढ़ के सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है। ये बहुत ही लेस लाइकली सिचुएशन है, ठीक है। तो इसीलिए फील्ड में एज एन इंजीनियर आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी इक्विपमेंट के आसपास से गुजर रहे हो तो सरफेस को मॉनिटर करते हैं। अगर आपको कहीं से पेंट क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है और क्रैक कोई बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है तो आप उस इक्विपमेंट को रोक दें और कहें कि इसको नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, तो फिर वाइब्रेशन के जो सिग्नल्स हैं और हीट सिग्नल्स हैं, इनसे भी जो है ना वो फेलियर्स का पता चलता है, ठीक है। तो वो कंडीशन मॉनिटरिंग कहलाती है ऑब्जेक्ट की। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। जैसे टरबाइन के केस में अब टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं तो नोबडी कैन सी कि वहां पे अंदर क्या चल रहा है और जो है वो देख भी नहीं सकते उनको, क्योंकि वो 60,000 RPM पे जो है ना वो टरबाइन रोटेट कर रहा होता है, तो अंदर कोई कैमरा भी नहीं लगाया जा सकता। हाई टेम्परेचर है, सीवियर कंडीशंस है अंदर, तो वहाँ पे कैमरा भी शायद काम ना करे। एज ऑफ टुडे हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हो कि वो पिक्चर्स लेती रहे और स्नैपशॉट्स आपको देती रहे, ठीक है। मेरी जो है ना नॉलेज में नहीं है कि कोई कैमरा अंदर लगाया हुआ होता है गैस टरबाइन में। खैर बहरहाल वहाँ पे हीट सेंसर और वाइब्रेशन के सिग्नल्स को मॉनिटर करते हुए जो है ना वो देखा जाता है कि क्योंकि जब क्रैक ओरिजिनेट होगा तो टरबाइन का बैलेंस आउट हो जाएगा ब्लेड्स का और फिर टरबाइन जो है ना वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ठीक है। और वो उन वाइब्रेशन पैटर्न्स को जो है ना वो बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। लेकिन जितने भी ये प्रेशर वेसल्स हैं या स्टोरेज टैंक्स होते हैं, आपने अगर किसी ने NRL या किसी इसी तरह के ऑयल टर्मिनल पे जो है ना इंटर्नशिप की हो तो वहाँ पे जो 20,000 40,000 और इससे भी बड़े जो टैंक्स होते हैं, बल्कि ये तो 20,000 40,000 तो ये ऑर्डिनरी बाउजर्स हैं जो कि रोड पे चल रहे होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 20,000 और 40,000 लीटर होती है। वहाँ पे भी स्टडी यही होती है
कि आप जो है ना हमेशा सरफेस को एक दफा चेक करें इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से पहले। तो अगर कोई एबनॉर्मल क्रैक आ रहा है तो आप उसको यूज ना करें। तो फिजिकल एग्जामिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा सर तो हाँ जी बताएं। सर ये क्रैक की एग्जामिनेशन हम नेकेड आई से करते हैं या उसके लिए भी कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं? क्रैक की एग्जामिनेशन जो है ना पहला स्टेप तो ये कि नेकेड आई से करें, क्योंकि नेकेड आई जो है ना वो 1 mm के क्रैक्स और इवन माइक्रॉन्स के क्रैक्स तक को जो है ना नोटिस कर सकती है। ठीक है, तो जितनी भी जो फ्लाइट्स होती हैं तो उनमें से जो है ना वो जो ग्राउंड स्टाफ होता है या पायलट होता है वो एक दफा नीचे आके जो है ना जहाज के सारे विंग्स को नीचे से देखता हुआ जाता है। ठीक है, और उसकी एसओपी प्रोसीजर्स में होता है, एसओपीस में होता है कि उसने जहाज की जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, और ग्राउंड स्टाफ भी हर फ्लाइट से पहले पूरा अंडर बॉडी ऑफ द एयरप्लेन जो है ना वो चेक करता है, और वो सिर्फ चेक करवाते हैं क्रैक्स के लिए। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, नहीं तो आप फिर वो डाई पेनिट्रेशन हैं और फिर और भी एग्जामिनेशन की टेक्निक्स है क्रैक्स की ना। लेकिन इतने माइक्रो अगर क्रैक्स हैं या सब माइक्रो क्रैक्स हैं तो उससे फिर फेलियर इमीडिएटली नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी तो रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो फेलियर जो है ना वो इट टेक्स टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट, लेकिन फेलियर्स जो है ना इमीडिएट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो सर्विस लाइफ के दौरान आपको जो है ना ऑब्जेक्ट की एग्जामिनेशन आप करते हैं तो आपको हो सकता है किसी डिटेक्शन टेक्निक की तरफ जाना ही ना पड़े, एक्सरे वगैरह की तरफ। और फिर एक्सरे वगैरह की जो टेक्निक्स हैं यानी कि सब माइक्रॉन्स लेवल की जो टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे हो गई, तो फिर ये ऑन साइड हो भी नहीं सकती हैं। एग्जैक्टली सर, एयरक्राफ्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसका विंग स्पैन इतना बड़ा है तो वो पॉसिबल ऑन साइड नहीं होती है, फिर ये ऑन साइड नहीं होती है इंस्पेक्शन में। तो फिर उनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, तो फिर सैंपल वहां से काटा जाता है और फिर जाके एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, हाँ ये जो ना किसी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले मटेरियल की जो एग्जामिनेशन है, यानी कि मैंने मटेरियल प्रोवाइडर से जो मटेरियल परचेज किया है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें क्रैक साइज कितने हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो फिर भी मैं नेकेड आई से चेक कर सकता हूँ, सरफेस के अंदर मैं कैसे चेक करूंगा? तो वहां पे जो है ना वो फिर आपको जो है ना वो एक्यूस्टिक टेक्निक्स और एक्सरे टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ठीक है, बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यू कैन नॉट रिलाई ऑन दी मटेरियल प्रोवाइडर्स रिपोर्ट के आपको वो जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं मटेरियल जो है वो इतना अच्छा दे रहा हूँ जिसमें डिफेक्ट्स नहीं है। ये इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट बहुत ज्यादा वेरी करता है। अब एल्यूमिनियम की आप जो है ना वो जो है ना विंडोज बना रहे हैं या उसी एल्यूमिनियम की आप जो है ना वो एरोप्लेन बना रहे हैं, तो इट्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। तो जितना क्रिटिकल इक्विपमेंट होगा, जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे आपको जो है ना वो नंबर ऑफ टेस्टिंग से गुजारना पड़ेगा मटेरियल को और ऑब्जेक्ट को। अच्छा जी, तो जो टेक होम मैसेज है वो ये कि जो सरफेस है उसको हम देख सकते हैं और एक्चुअली वही क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, क्योंकि क्रैक्स जो है ना या जो हाई स्ट्रेसेस हैं वो सरफेस से स्टार्ट होते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, देखिए दो तरह से एक्शन होते हैं ना, एक तो सरफेस एक्शन है और दूसरा बॉडी फोर्सेस हैं। ठीक है, तो बॉडी फोर्सेस भी इवन जो है ना वो सरफेस से स्टार्ट हो रही होती हैं, यानी कि अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और बहुत ही हैवी है तो उसमें आप बताएं कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहाँ होगा? सरफेस के ऊपर होगा, मैक्सिमम सरफेस पे मैक्सिमम कंप्रेसिव होगा और सरफेस पे नीचे वाली साइड पे मैक्सिमम जो है ना वो टेंसाइल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सरफेस से ही जो है ना फेलियर स्टार्ट होगा ना। इवन बॉडी फोर्सेस में भी नंबर ऑफ केसेस में सरफेस से ही जो है ना वो फेलियर स्टार्ट होना है। और जहां पे सरफेस लोडिंग है, कांटेक्ट लोडिंग है, वहां पे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम स्ट्रेस कांटेक्ट वाले पॉइंट। अगर मैशिंग ऑफ गियर टीथ की मैं बात करूं तो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है दो गियर की मैशिंग का, वहीं पे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा ना। तो फेलियर हमेशा सरफेस से ही स्टार्ट होना है। बॉडी के अंदर से फेलियर सिर्फ एक सूरत में स्टार्ट हो सकता है, जब एबनॉर्मल क्रैक बॉडी के अंदर हो और जो कि मटेरियल प्रोवाइडर की तरफ से रह गया हो क्रैक, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फेलियर तो सरफेस ही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेन गेज के साथ मैं आपको जो जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूँ वो ये पॉइंट है कि सर आप स्ट्रेन गेज सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसमें हमें कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि फेलियर सरफेस से ही स्टार्ट होता है, तो हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, स्ट्रेस मेजर नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेन जो है ना वो एक पॉइंट पे मेजर हो सकता है, एक स्ट्रेन हो गया या स्ट्रेस हो गया, ये पॉइंट फिनोमेना है। लेकिन हम एक पॉइंट का स्ट्रेन गेज बना नहीं सकते, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें जो भी स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करते हैं वो हमें एवरेज स्ट्रेन देता है ओवर दी रीजन के जितने साइज का स्ट्रेन गेज है। ठीक है,
और वो उसकी वैल्यू जो है ना वो जो है वो हम एक पॉइंट की कंसिडर कर रहे होते हैं, तो इस अप्रोक्सीमेशन में कुछ एरर आते हैं, ठीक है। वो एरर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सपोज एल नॉट इज द साइज ऑफ द स्ट्रेन गेज, ठीक है, और ये जो मिडिल पॉइंट है ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे मुझे स्ट्रेन मेजर करना है, ठीक है। एल नॉट इज द साइज ऑफ द स्ट्रेन गेज एंड दिस मिडिल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे स्ट्रेन में निकालने जा रहा हूं, ठीक है। आफ्टर लोडिंग स्ट्रेन गेज का साइज हो गया LX, ठीक है, और ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, कोई मसला नहीं है। ये इक्वेशन गवर्निंग इक्वेशंस लिखी हुई है यहाँ पे आपको। अच्छा जी, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हमारी बताइए। क्लास है, हमारी क्लास है 12:05 पे। अच्छा, ये क्लास कब खत्म होगी? सर 12:05 पे ही। नहीं, 12:05 पे क्लास है, क्लास खत्म कब होगी? क्लास खत्म होगी सर 1 बजे। अच्छा, ये टॉपिक खत्म कराना है हमने जल्दी आज, तो तो सर एक्स्ट्रा क्लास के बाद कर लेते हैं। क्लास के बाद नमाज के बाद 2 बजे, सही है सर, 2 बजे। ठीक है। आफ्टर यस सर। प्रेयर आई विल कैच यू गाइस, ठीक है, और उसको हम एक्स्ट्रा क्लास मार्क करेंगे, उसकी अटेंडेंस ओके काउंट सर, करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर 2 बजे जी सर। मीटिंग है सर FIP। वो तो कुछ लोगों की होगी ना, FIP की, 1 या 2 लोगों की होगी, सही है ना, तो आपके पास अटेंडेंस का सर तो मार्जिन होता है। उनके लिए अटेंडेंस दे दिएगा सर। चलने लगा दिएगा आप, सही है, कोई इशू नहीं है। मुझे बता दिएगा आप कौन कौन लोग जो है ना वो FIP के लिए गए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास मैं 2 बजे ले रहा हूँ आज ना आप लोगों की। सही है सर, थैंक यू। यू कैन चेक आउट फ्रॉम द क्लास। इसकी अटेंडेंस और एक्स्ट्रा क्लास की अटेंडेंस अलग अलग काउंट होगी। गाइस, यू कैन चेक आउट फ्रॉम द क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दें? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखना है, सिर्फ सीट नंबर, डू नॉट टाइप योर नेम। I am going to drop this online session.